हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स एकेडमी। आई एम शाहिद खान एंड पीपल्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले समय में जेकेएसएसबी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराने जा रहा है, जिनकी डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। इन एग्जाम्स में से आपका सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का एग्ज़ाम है एंड आपका इंस्पेक्टर फाइनेंस का भी एग्ज़ाम है और पटवारी का भी एग्ज़ाम आपका होने वाला है। इन सारे एग्ज़ाम्स की डेट्स जो हैं ऑलरेडी आ चुकी हैं एंड इसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लाएंगे। और ये मॉक टेस्ट जो होंगे ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ होंगे। तो ये हमारा पहला मॉक टेस्ट रहेगा जो कि इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्ज़ाम के लिए है। हम इसमें 3 सेक्शंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का पहला मॉक टेस्ट जो जेकेएसएसबी इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्ज़ाम पे बेस्ड है। तो मैं आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम में हम इस मॉक टेस्ट में हम 3 सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। एक तो हमारा जनरल नॉलेज 30 मार्क्स का जो है, पॉलिटी 10 मार्क्स एंड कंप्यूटर 10 मार्क्स। तो टोटल 50 मार्क्स का ये मॉक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया, नथुला पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो नथुला पास की स्टेट में है। तो मैं आपको बता दूं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, सिक्किम। सिक्किम में नथुला पास है। एंड मैं आपको बता दूं, सिक्किम में एक और पास है जिसका नाम है जलेपा पास। जलेपा पास ये भी सिक्किम में है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में भी 2 इंपॉर्टेंट पासेस हैं, जिनमें आपको बारालाचा पास है, बारालाचा पास एंड इसके अलावा आपका शिप्कला पास, शिप्कला पास। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पासेस जो हैं ये आपके हिमाचल प्रदेश में हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो दी गई माउंटेन रेंजेस में से इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, अरावली रेंज। ओके, अरावली रेंज इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि अरावलीज की अगर हम मीनिंग देखें तो अरावलीज की मीनिंग है लाइन ऑफ पीक्स, लाइन ऑफ पीक्स। ओके, बहुत सारी पीक्स हैं इस रेंज में। एंड मैं आपको बता दूं ये लोकेटेड कहाँ है, तो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया जो है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया जो है वहां पे लोकेटेड है ये। एंड अगर इस रेंज का मैं आपको स्ट्रेच बताऊं तो स्ट्रेच जो है ये दिल्ली टू गुजरात है, दिल्ली टू गुजरात। तो ये हमारी अरावलीज रेंज है। एंड यहाँ पे एक पॉइंट है जो हाईएस्ट पॉइंट है, जिसको हम गुरु शिखर नाम से जानते हैं, गुरु शिखर। ओके, सो दिस वाज सेकंड क्वेश्चन। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, एक और चीज़ यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ रिवर्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, जिसमें हमारे पास बानस रिवर है, लूनी रिवर है एंड एक और रिवर हमारे पास है जो हमारे पास है साबरमती। ओके, साबरमती। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, भागीरथी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश। तो भागीरथी रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो मैं बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी रिवर जो है ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड से। ओके, उत्तराखंड से। एंड इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि भागीरथी की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें हमारा भीलगंगा आ जाता है, भीलगंगा के साथ साथ हमारा केदार गंगा आ जाता है। एंड एक और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भागीरथी रिवर पे ही तहरी डैम भी है। तहरी डैम जो आपको पता है टालेस्ट डैम है इंडिया का, टालेस्ट डैम, ये भी उत्तराखंड में ही है। ओके, सो यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि सतोपंथ ग्लेशियर जो है ना, यहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी अलकनंदा।
अलकनंदा रिवर, एंड दोनों रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा जो हैं ये मीट करती हैं देवप्रयाग, एक जगह है, एंड बनाती हैं ये गंगा। ओके, सो भागीरथी एंड अलकनंदा ये दो मिलके गंगा बनाती हैं। ओके, भागीरथी एंड अलकनंदा मिलके गंगा बनाती हैं, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ बोकरचू ग्लेशियर की बात करें तो यहां से आपकी रिवर इंडस ओरिजिनेट होती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका करेक्ट ऑप्शन था ये वाला। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, संथाल रिवॉल्ट टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ डैश। तो संथाल रिवॉल्ट कहां पे ये शुरू हुआ, तो यहां पे इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है इसका, तो मैं आपको बता दूं, संथाल रिवॉल्ट टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो ये सिद्धू एंड कानू ये दो भाई थे जिनके द्वारा ये संथाल रिवॉल्ट शुरू किया गया। ये शुरू हुआ 1855 में एंड 57 तक चला ये। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये आज जो प्रेजेंट डे झारखंड है आपका, ये यहाँ पे शुरू हुआ था, प्रेजेंट डे झारखंड। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, बोथ ए एंड बी। ओके, संथाल रिवॉल्ट। तो आप ये याद रखें, ट्राइबल रिवॉल्ट्स पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ओके ये ट्राइबल रिवॉल्ट से ही है, तो आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया में फादर किसको कहा जाता है, लोकल सेल्फ ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन कौन थे, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, इन्होंने हंटर कमीशन भी अपॉइंट किया था, हंटर कमीशन, ये एजुकेशन पे था 1882 में, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, एंड इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि लॉर्ड डफरिन जो है ये भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इनके टाइम पे बनी थी 1885 में। आपको पता है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है, तो डफरिन के टाइम पे ही बनी थी, ये भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इन दो की आपको बात बताऊं, तो ये जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड यहाँ पे मेरे को एक के बारे में आपको बता दूं, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ सिविल सर्विस। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ये था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच among the following political leader attended all the 3 round table conferences। तो आपको पता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई, देयर वर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। एंड यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऐसा लीडर है जिसके द्वारा सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की गई, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की। मैं आपको बता दूं, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपका पॉलिटी भी है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, सॉरी फाइनेंस इंस्पेक्टर में, तो आप ये चीज़ें भी याद रखेंगे। ओके, एंड एक और बात इनके बारे में, ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थी उसके चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे बी आर अम्बेडकर। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। बाय द वे, गांधी की बात में आपको बताऊं तो इन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया जिसका नाम हरिजन था। इसके अलावा यंग इंडिया भी इनके द्वारा ही शुरू किया गया। ओके, ये भी एक वीकली थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करेक्ट ऑप्शन इसका मार्क्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। 2021 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की क्या पोजीशन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है, 101st पोजीशन है इंडिया की इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ये आप याद रखेंगे। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ना, एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है, एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वेल्ट हंगर हिल्फे। ओके, तो इस नाम से एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको रिलीज करती है। मैं आपको बता दूं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में चाइना ने टॉप किया है, एंड 101st पोजीशन पे इंडिया है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका करंट अफेयर यहां से हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 अप्रैल। द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2022 वॉज। तो 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इस साल जो वर्ल्ड अर्थ डे था उसकी क्या थीम थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। तो ये थीम थी, आप ये याद रखेंगे। एंड ऑप्शन नंबर बी जो आप देख पा रहे हैं, ये 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसकी थीम यहाँ पे यही है, ओवर प्लैनेट और हेल्थ। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये भी 2022 का वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम है। एंड ये आप पता करेंगे कि ये किसका थीम है। ये भी 2022 का एक डे है जिसकी थीम है। तो आप ये पता करेंगे, ये होमवर्क है आपका। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन का किस रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे है? मैं आपको बता दूं, ओजोन लेयर डिप्लीशन के रिगार्डिंग यहाँ पे है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987। ओके, कहाँ पे? कनाडा में। एंड ये फोर्स में कब आया? 1989। ये आप रखेंगे याद। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में साइन किया गया। कहाँ पे? क्योटो जापान में एक जगह है। एंड ये रिलेटेड किसकी है? ग्रीन हाउस गैसेस के रिलेटेड है ये। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल। एंड इसके साथ साथ नगोया प्रोटोकॉल जो है ये कब साइन किया गया? तो ये साइन किया गया 2010 में। एंड ये किसके रिलेटेड है? ये है जेनेटिक रिसोर्सेज के रिलेटेड, जेनेटिक रिसोर्सेज। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये फोर्स में 2005 में आता है। एंड नगोया प्रोटोकॉल जो है ये फोर्स में आता है 2014 में। ओके, ये आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच पोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज बीन रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो वेस्ट बंगाल का कौन सा पोर्ट है जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट नाम बता दिया, अब चेंज करके इसका नाम ये रख दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास है कोलकाता पोर्ट। तो कोलकाता पोर्ट को ही अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहा जाता है। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं, हल्दिया पोर्ट भी वेस्ट बंगाल का ही पोर्ट है। एंड इसके साथ मोरमू गोवा पोर्ट जो है ये गोवा का पोर्ट है। ओके, ये मोरमू गोवा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये आपको आराम से याद रहेगा ये। ओके, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा को वो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट बता दिया गया है। दुर्गा पूजा, कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है उसको इंटेंजिबल हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, स्वामी विवेकानंदा एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आ गया। तो ये एयरपोर्ट कहाँ पे है? मैं आपको बता दूं, ये एयरपोर्ट है ऑप्शन नंबर सी जो आप देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में है आपका स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन से क्वेश्चन था। हुट्टी एंड उट्टी माइंस ऑफ कर्नाटका आर फेमस फॉर। तो ये दो माइंस हैं। एंड ये किसके लिए फेमस हैं? तो ये गोल्ड के लिए फेमस हैं। आप ये याद रखेंगे, दीज आर द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका। ये आप याद रखेंगे। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर की यहाँ पे एक माइन है राजस्थान में, इसका नाम है जवार माइंस। ओके, जवार माइंस जो है ये राजस्थान में है, ये सिल्वर के लिए फेमस हैं। एंड इसके साथ साथ अगर कॉपर की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मलंजकंड कॉपर माइंस हैं, मलंजकंड कॉपर माइंस। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, अमोंग द फॉलोइंग कंट्रीज इक्वेटेड पासेस थ्रू ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या है कि जितनी भी कंट्रीज दी हुई गई हैं यहाँ पे इनमें से इक्वेटर सबसे पास होता है एक को छोड़ के। तो वो कौन सी कंट्री है यहाँ पे हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो डी देख पा रहे हैं आप,
ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो चिली जो है ये कंट्री यहाँ से पास नहीं होता है इक्वेटर। ओके, यहाँ से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आप रखेंगे याद। ओके, कोलंबिया, ब्राज़ील एंड युगांडा यहाँ से इक्वेटर जो है पास होता है, बिल्कुल पास होता है। एंड अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और मैं कुछ कंट्रीज बताऊं जो पास होती हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ। उनमें से एक तो यहाँ पे चील आ गया, ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अगेन टेलिंग यू। एंड इसके साथ साथ आपको अर्जेंटीना है आपका, एंड इसके साथ साथ आपका पराग्वे है, एंड एक और कंट्री है ब्राज़ील। ओके, तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पास होता है इंक्लूडिंग चिली। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट शेयर इट्स लैंड बॉर्डर्स विद सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया से कौन सी कंट्री अपने लैंड बॉर्डर्स शेयर नहीं करती है? तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सीरिया है। ओके, सीरिया से सऊदी अरेबिया बॉर्डर्स शेयर नहीं करता है, यमन से करता है बिल्कुल, ओमान से भी करता है एंड यूएई से भी करता है, ये आप याद रखेंगे। ओके, सो तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था सीरिया। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं सीरिया का जो कैपिटल है दैट इज दमिश्कस। सऊदी अरेबिया का कैपिटल आपका रियाद है। एंड इसी तरह यमन का कैपिटल अगर देखें तो सना है। ओके, ओमान का कैपिटल देखें तो है हमारे पास मस्कट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो कौन सी रिवर जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये सारी रिवर्स जो हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबोव है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पलार रिवर एंड पेनार रिवर ये दोनों कर्नाटका की रिवर्स हैं। ये दोनों रिवर्स जो हैं आपकी कर्नाटका की रिवर्स हैं। एंड इसके साथ साथ सुबर्णरेखा की अगर हम बात करें तो ये आपकी झारखंड से है, ये झारखंड की रिवर है, यानी कि ओरिजिनेट ये झारखंड से हो रही है। ओके, एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं सुबर्णरेखा को स्ट्रीक ऑफ गोल्ड कहा जाता है, स्ट्रीक ऑफ गोल्ड, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। एंड मैंने क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किए हैं कि आपको इन 50 क्वेश्चंस में मैं एटलीस्ट 100 से ज़्यादा बातें बताऊं, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू डू। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, डैश हैज़ बिकम द यंगेस्ट माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू क्लाइम K2। तो K2 क्या है हमारा? K2 हमारा है एक माउंटेन जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड में। ओके, एंड इसके साथ ये काराकोरम रेंज में है। काराकोरम रेंज आपको पता है ये ट्रांस हिमालयन रेंज है, ट्रांस हिमालयन रेंज। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि पहला यंगेस्ट कौन बना है, तो यहाँ पे शेरोज कश्यप जो है ये पाकिस्तान से हैं, तो ये बने हैं यंगेस्ट जिन्होंने K2 को क्लाइंब किया है, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, नीरज चोपड़ा का आपको पता है कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में। एंड गीता गोपीनाथ की अगर बात करें तो ये डिप्टी MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है IMF की। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, एज पर द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेड ऑफ इनकम। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब टैक्सेशन की बात आती है तो देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। ओके, 5 हेड्स, ये आपने पढ़ा भी होगा, ये टैक्सेशन से क्वेश्चन आ गया आपका। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम में आपका सैलरी आ जाता है, आपका हाउस प्रॉपर्टी आ जाता है, आपका बिजनेस आ जाता है, एंड और दो कौन से हैं आपके, कैपिटल गेन्स एंड एक और है आपका सोर्सेज फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे ये फॉरेन करेंसी जो है ये नहीं है हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम में से ये नहीं है।
तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है कि हमें बताना था नॉट जो है, ये नॉट पे हमेशा ध्यान दिया करो क्योंकि ये नॉट जो है क्वेश्चन गलत भी करवा देता है। ओके, सो टेक केयर ऑफ दिस नॉट एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ये नॉट वाले रखे हैं तो इसलिए आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, एज पार्ट ऑफ ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज लॉन्च्ड बाय आईआईटी रुड़की फॉर फार्मर्स। तो आईआईटी रुड़की फार्मर्स के लिए कौन सी ऐप है जो बनाई है आईआईटी रुड़की ने एंड जो पार्ट है ग्रामीण किशन कृषि मौसम सेवा। तो मैं आपको बता दूं किसान ऐप बनाई गई है, लॉन्च की गई है आईआईटी रुड़की ने, जो पार्ट है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा का। मैं आपको बता दूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपका जो है बहुत सारे इनमें है सिलेबस में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़्यादातर आपको करंट अफेयर्स आएंगे, ये आप याद रखें, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज इट इज़ कोई सब्जेक्ट नहीं है। ओके, सो इट कम्स फ्रॉम करंट अफेयर्स, तो ये आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन। तो आपको पता है यूक्रेन में हालात बहुत ही ख़राब हो गए हैं एंड कौन सा यहाँ पे ऑपरेशन है जो चलाया गया इंडिया के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो वहाँ पे फंसे हुए लोग हैं उनको इवैक्यूएट किया जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑपरेशन गंगा। ओके, ऑपरेशन गंगा जो है ये यूक्रेन से लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए किया गया। मिशन देवी शक्ति की अगर बात करें तो अफगानिस्तान में जब पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आ गई तो वहाँ पे जो इंडियंस फंसे थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए जो था यहाँ पे देवी मिशन देवी शक्ति लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा। एंड वंदे भारत मिशन जो है कि जब कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो फंस गए थे बाहर कंट्रीज़ में, उनको इवैक्यूएट करने के लिए वंदे भारत मिशन जो है लॉन्च किया गया। तो तीनों मिशन इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, विच मेंस हॉकी प्लेयर won the World Games Athlete of the Year award? Just a second. Okay. So वर्ल्ड मेंस गेम एथलीट अवार्ड 2021 किस हॉकी प्लेयर ने जीता है, किस मेन हॉकी प्लेयर ने जीता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पीआर सरजीश। तो पीआर सरजीश ने जीता है ये अवार्ड 2021 का। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं मनप्रीत सिंह जो हैं ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं, मेंस हॉकी टीम के। एंड मेंस हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके साथ साथ रानी रामपाल जो थी ये पहली व्यक्ति थी जिन्होंने ये टाइटल जीता है, ये आप याद रखेंगे, ये वाला टाइटल। एंड पीवी सिंधु की बात करें तो इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता, किसमें? टोक्यो ओलंपिक्स में। और ये बैडमिंटन खेलती हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ये था, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आप। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, महात्मा गांधी सेतु ब्रिज इन बिहार इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। इन नहीं है, ऑन है, लिटिल बिट टाइपिंग मिस्टेक। तो महात्मा गांधी सेतु एक ब्रिज है जो किस रिवर पे हमें बताना है, तो गंगा पे है। ये आप याद रखिए, गंगा रिवर पे है महात्मा गांधी सेतु ब्रिज। इसको गांधी सेतु भी कहते हैं, गांधी सेतु। ओके, एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि गंगा जो है ये भागीरथी एंड अलकनंदा से मिल के बनती है। ओके, अलकनंदा जो है ये आपको सतोपंथ ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती दिखेगी। एंड भागीरथी ऑलरेडी बता चुका हूँ गंगोत्री ग्लेशियर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे यहाँ पे कोसी जो है इसको सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, सॉरी सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। कोसी जो है, कोसी को सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि कोसी इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की कोसी। ओके, एंड यमुना जो है आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र का आपको पता है ये वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी रिवर है इंडिया में, वॉल्यूम के हिसाब से इज द लार्जेस्ट रिवर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर लेंथ के हिसाब से। ओके, इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज नॉट इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी रामसर साइट नहीं है दी गई रामसर साइट्स में से। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है भोज वेटलैंड्स। तो भोज वेटलैंड्स एक रामसर साइट तो है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। कहाँ पे है ये हमारा मध्य प्रदेश एमपी में है, ये आप याद रखेंगे। ओके, एंड इसके साथ साथ देयर आर 49 रामसर साइट्स एट प्रेजेंट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, ओके, फिर से इनकरेक्ट बताना है हमें। फ्रॉम 1846 टू 1947 जेके वाज रूल्ड बाय डोगरा किंग्स। तो बिल्कुल जेएंडके को डोगरा रूल कर रहे थे इस टाइम पे 1846 टू 1947। गुलाब सिंह वाज द फर्स्ट डोगरा रूलर जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल सही, गुलाब सिंह पहले डोगरा रूलर थे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड बाय विद ब्रिटिशर्स बाय हरी सिंह। तो ये गलत हो गया, हरी सिंह ने नहीं साइन की थी, गुलाब सिंह ने साइन की थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं डोगरा रूल वाज हेरिडिटरी इन नेचर। बिल्कुल हेरिडिटरी था। हेरिडिटरी मींस एक बेटा, उसका फिर जो बेटा होगा वो किंग बनेगा, उसका फिर बेटा भांजा जो भी होगा फैमिली में से वो किंग बनेगा। तो इसी तरह डोगरा रूल भी था इंडिया में। ओके, तो आप ये याद रखेंगे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर की मैं बात आपको बता दूं तो 16 मार्च को साइन की गई है 16 मार्च 1846। ओके, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसका करेक्ट ऑप्शन था क्योंकि यही इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, सोमावार इज ए कश्मीरी कैटल, इट इज जनरली मेड ऑफ डैश। तो यहाँ पे आपका ये कल्चर से क्वेश्चन आ गया। तो ये आपका कल्चर से क्वेश्चन आ गया। तो मॉक टेस्ट मैंने इसी तरह बनाया है कि सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है मैंने। मैं आपको बता दूं सोमावार जो है ना, ये कश्मीरी ट्रेडिशन, कश्मीरी कल्चर में एक कैटल है। जिस तरह से कैटल होता है ना चाय का, उसी तरह से सोमावार भी चाय के लिए कश्मीर में एक तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है कि किसका बना होता है। तो ये कॉपर का बना होता है। ओके, सोमावार जो होता है ये कॉपर का बना होता है। इसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ये कश्मीरी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बड़ा इजी होगा, लेकिन जम्मू साइड से जो होंगे बहुत सारों को नहीं पता होगा, आई एम श्योर। तो यहाँ पे 2 चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर्स में आपका कोयला वगैरह डलता है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, एंड दूसरे चैम्बर में आपका चाय वगैरह कावा जो भी होता है तो वो रखा जाता है। तो ये गोल्ड का बना होता है, सॉरी कॉपर का बना होता है। ये कॉपर का बना होता है सोमवार। तो आप ये याद रखेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट टाइम फेरन पे क्वेश्चन आया था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इन बातों का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which section of J&K Reorganization Act 2019 provide reservation of 2 seats for women in the Legislative Assembly? तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 सीट्स रिजर्व्ड हैं वुमेन्स के लिए। एंड मैं आपको बता दूं ये किस सेक्शन के अंडर है। तो सेक्शन 15 के अंडर है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, सेक्शन 15 के अंडर है। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 24 सेक्शन जो है ये ओथ्स के रिलेटेड है, एंड 52 जो है ये ऑर्डिनेंसेस के रिलेटेड है। सॉरी, ऑर्डिनेंसेस के रिलेटेड है। ऑर्डिनेंसेस मींस जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है अगर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है सेशन में तो जो ऑर्डिनरी लॉज, डे टू डे लॉज हैं वो पास कर सकता है अंडर सेक्शन 52। इसको ऑर्डिनेंसेस कहते हैं हम। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 15। इसके अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन मिलती है वुमेन्स को। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं JKPSI में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा डिफरेंट तरीके से आया था लेकिन इसी तरह से यही क्वेश्चन पूछा गया था। एंड मैं आपको बता दूं कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये आपको पता है ये 2019 में आया, एंड 31 अक्टूबर को ये फोर्स में आया। ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, खीर भवानी टेम्पल ऑफ गांधरबल इज डेडिकेटेड टू विच रिलीजियस डेटी। तो किस रिलीजियस डेटी को डेडिकेटेड है खीर भवानी टेम्पल ऑफ गांधरबल। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी जो है गॉडेस रंगनया देवी, इनको डेडिकेटेड है। ओके, तो गांधरबल में ये कहाँ पे है, तुलमुला विलेज में, तुलमुला विलेज। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं ये टेम्पल जो है प्रताप सिंह ने बनाया था। प्रताप सिंह डोगरा रूलर थे। एंड इसके साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये टेम्पल जो है वन मोर थिंग जो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे फेस्टिवल भी होता है, खीर भवानी फेस्टिवल। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर
27 हमारे पास है, व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ओवर एग्रीगेट सप्लाई द सिचुएशन इज कॉल्ड एज। तो वो कौन सी सिचुएशन होगी जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक्सेस में है एग्रीगेट सप्लाई से, मींस डिमांड जो है वो ज़्यादा है सप्लाई से, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो तब क्या होगा? तो यहाँ पे इसका जो एग्जैक्टली यहाँ पे आंसर होगा वो होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। जब डिमांड ज़्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, ओके, तो जो चीज़ें होती हैं उन पे जो इन्फ्लेशन होता है वो ये टाइप ऑफ इन्फ्लेशन होता है जिसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब कोविड-19 पहले पहले आया था, कोविड-19 जब पहले पहले आया था तो सैनिटाइजर्स नहीं अवेलेबल थे ज़्यादा, एंड जो भी सैनिटाइजर्स अवेलेबल थे उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया था। ओके, सो दैट वाज एक्चुअली डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो चीज़ों के प्राइस बढ़ गए। तो ये आप ये याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, शुक्रला देवी श्राइन इज लोकेटेड इन कठुआ, इट वाज बिल्ट बाय। तो शुक्रला देवी श्राइन जो है कठुआ की, ये किसके द्वारा बिल्ट की गई थी? तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है माधो सिंह। माधो सिंह जो थे ये चंबा से आए थे, ही वाज प्रिंस ऑफ चंबा, नॉट चंबल। ओके, तो ये आप याद रखेंगे चंबा। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं कठुआ में ये शुक्रला देवी श्राइन है। इसके साथ साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। तो बुक्स भी आपको सिलेबस में दी गई हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक्स जो भी होंगी मैं मॉक टेस्ट में लाने की कोशिश करूँगा। तो एक इंपॉर्टेंट बुक है ये, किसके द्वारा लिखी गई है? तो बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। बिल गेट्स, आपको पता है बहुत बड़ा नाम है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिकल डांस ऑफ केरला। तो केरला की क्लासिकल डांस कौन सी है, यहाँ पे हमें बताना है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कथकली। तो कथकली जो है ये केरला की क्लासिकल डांस है, एंड कथक जो है ये उत्तर प्रदेश की क्लासिकल डांस है। ओके, एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं धूमल जो है ये J&K की डांस है, एंड यहाँ पे गरबा जो है ये गुजरात का डांस है। ओके, सो बट क्लासिकल डांस की जब बात करते हैं तो यही दो हैं क्लासिकल डांस। ओके, गरबा एंड धूमल आर नॉट क्लासिकल डांसेस बट दे आर डांसेस। ओके, फोक डांसेस आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था इस क्वेश्चन का? कथकली, ये केरला की डांस है, आप याद रखेंगे। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे केरला में एक रिवर है पेरियार, ये आप याद रखेंगे। एंड केरला में भारतफुजा रिवर भी है, भारतफुजा रिवर, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा शुरू होता है इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन। तो इंडियन पॉलिटी में हम 10 क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपके सिलेबस में हैं, तो 10 मार्क्स के। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इनिशियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड आर्टिकल्स डैश आर्टिकल्स। तो कितने आर्टिकल्स से जब पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई तो देयर वर 395 आर्टिकल्स। ओके, आज बढ़ गए हैं, 470 प्लस आर्टिकल्स हैं, लेकिन जब बनी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 395 आर्टिकल्स। ओके, आप याद रखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आई? तो ये इफेक्ट में आई 26 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन JKPSI एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो ये इस दिन इफेक्ट में आई, इसको एनैक्ट भी आप बोलते हैं, एनैक्ट की गई इस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अडॉप्ट का अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे आप? तो आप उनको बताएंगे कि भाई अडॉप्ट की गई थी 26 नवंबर 1949। ओके, तो ये है हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दिस इज ऑफ। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ऊपर कि BR अम्बेडकर जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ओके, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता चुका हूं सरदार पटेल इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्लियामेंट हैज द पावर्स टू अमेंड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पार्लियामेंट के पास अमेंड करने के पावर, किस किस को अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अमेंडमेंट होता है जब हम चेंजेस लाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में।
एंड ये सारी चीज़ें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। तो इनमें से दिए गए चीज़ों में से दिए गए जो भी चैप्टर्स वगैरह हैं, इनमें से पार्लियामेंट किसको अमेंड कर सकता है, तो सबको अमेंड कर सकता है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, एंड मैं आपको यहाँ पे एक और पते की बात बता दूँ कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो मैं आपको एक और बात बता दूं यहाँ पे, वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं आपके पास, 6। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके पास कितनी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके पास है 11। ओके, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये आप याद रखेंगे। प्रेम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। इस तरह से हर एक बुक का इंट्रोडक्शन होता है ना, उसी तरह प्रेम्बल भी एक इंट्रोडक्शन है, इसमें सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। ओके, बट हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक फंडामेंटल राइट है। ओके, इट्स ए फंडामेंटल राइट। 6 फंडामेंटल राइट्स में से एक ये भी है। तो ये कहता है कि भाई अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, एंड ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 32, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है। तो यहाँ पे आर्टिकल 19 जो है ये राइट टू फ्रीडम के रिगार्डिंग है, एंड इसमें फ्रीडम्स दी गई हैं। तो मैं एक क्रैश कोर्स भी चलाने वाला हूँ इंडियन पॉलिटी पे। ओके, इंडियन पॉलिटी पे मैं क्रैश कोर्स चलाने वाला हूँ, तो उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जल्दी से एंड बहुत ही प्रिसाइज तरीके से एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, प्रेजेंटली देयर आर हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, बाद में क्या हुआ, बाद में 1986 में एक फंडामेंटल ड्यूटी जो है ऐड कर दी गई। सॉरी, नॉट 1986, 2002 में एक ऐड कर दी गई फंडामेंटल ड्यूटी। 86 अमेंडमेंट था। ओके, अमेंडमेंट 86 था। ओके, अमेंडमेंट 86 था एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये ऐड की गई, एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, एंड अब हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आप ये याद रखेंगे। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 86 अमेंडमेंट था, 1986 नहीं था, ईयर 2002 था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई इमरजेंसीज में से कौन सी इमरजेंसी यहाँ पे नहीं है, तो सिक्योरिटी इमरजेंसी कोई भी इमरजेंसी नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352, फाइनेंशियल इमरजेंसी है आर्टिकल 360, एंड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी है 356। तो ये 3 आर्टिकल्स डील करते हैं इन 3 डिफरेंट इमरजेंसीज के रिगार्डिंग। ओके, एंड मैं आपको बता दूँ इमरजेंसी जो है ना, ये पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें है। ओके, देयर आर 25 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनमें से पार्ट 18 जो है उसमें इमरजेंसीज का चैप्टर है, एंड ये 3 तरह की इमरजेंसीज हैं, आप ये याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें नॉट बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर डैश इन नेचर। ओके, तो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, इन्फोर्सेबल हैं, जस्टिसेबल हैं, नॉन जस्टिसेबल हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं नॉन जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल मीन्स कि जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने पर आप सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट जा सकते हैं, इनके वायलेट होने पर आप नहीं जा सकते कोर्ट में। यू कैन नॉट गो टू कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट। ओके, इनको इन्फोर्स करने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, तो दे आर नॉन जस्टिसेबल। ओके, जस्टिसेबल होता है जिनके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, जिस तरह से आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, और इन्फोर्सेबल भी वही होता है। ओके, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है दिए गए स्टेटमेंट्स में से। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास है। सबसे पहले देख लेते हैं, इंडियन लेजिस्लेचर इज बाई कैमरल। तो बिल्कुल बाई कैमरल है इंडियन लेजिस्लेचर। इट मीन्स कि जिसमें 2 हाउसेज हों। बाई कैमरल उसको कहते हैं जिसमें 2 हाउसेज हों। तो इंडियन लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज हैं ना, बिल्कुल हैं। हमारे पास लोकसभा है, हमारे पास राज्यसभा है। अब अगर एक ही हाउस हो तो क्या कहेंगे, यूनिकैमरल कहेंगे। ओके, एंड ये ठीक है हमारा। दूसरा हमारे पास है, ऑल स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो हर एक स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है, किसी स्टेट को सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही होती है। ओके,
एंड बहुत से ऐसे स्टेट इंडिया जिनको सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं है, तो बिल्कुल सही है ये भी। ऑल स्टेट यूटीज डू नॉट हैव देयर सेपरेट हाई कोर्ट्स, तो बिल्कुल सारे स्टेट्स और यूटीज जो है इनको सेपरेट हाई कोर्ट नहीं है, कुछ का कॉमन हाई कोर्ट भी है, जिस तरह से आपका यूनियन टेरिटरी और लद्दाख एंड जे है, इनका तो कॉमन हाई कोर्ट है, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो 7 फंडामेंटल राइट्स नहीं है, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 हमारे पास है, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा आपको पता है ये पार्लियामेंट का अपर हाउस कहलाता है, अपर हाउस कहलाता है ये। एंड मैं आपको बता दूं इसका चेयरमैन जो होता है ना वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वही चेयरमैन होता है राज्यसभा का, लेकिन लोकसभा का चेयरमैन स्पीकर होता है। ओके, ये आप रखेंगे याद। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ओके, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं इसके द्वारा बहुत सारे प्रोविजंस ऐड किए गए। इनमें से एक हमारे पास था कि फंडामेंटल ड्यूटी जो थी इसी के द्वारा आई, पहले फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ओके, तो ये इसके द्वारा ही आई। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं आपको सबसे पहले बता दूं ये 1976 में आया 42nd अमेंडमेंट एक्ट। एंड प्रेम्बल में 3 वर्ड्स हैं जिसमें हमारे पास सेक्युलर है, सोशलिस्ट है और इंटीग्रिटी है। ये 3 वर्ड जो हैं ऐड किए गए इसी अमेंडमेंट के थ्रू, तो ये भी आप याद रखेंगे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये था आपका पॉलिटिकल सेक्शन। अब हमारे पास कंप्यूटर का सेक्शन आया, तो इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन नहीं होगी, लेकिन मैं आपको फिर भी अच्छे एमसीक्यूज में लेके आया हूँ आपके लिए। सबसे पहले हमारे पास है आई कैन स्टैंड्स फॉर। तो आई कैन जो है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइंड नंबर्स एंड नेम्स। ओके, इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइंड नंबर एंड नेम्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, irrelevant and unsolicited messages sent over internet is called as। तो irrelevant messages जो इंटरनेट पे आती हैं उनको क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। ओके, स्पैम आपने अपने ईमेल को खोल के देखा होगा कि वहाँ पे भी स्पैम का ऑप्शन होता है, तो वही यही होता है। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूँ फिशिंग की अगर हम बात करें तो फिशिंग क्या होता है, फिशिंग भी इसको कहते हैं। तो फिशिंग असल में क्या है कि जब फ्रॉडलेंट मैसेजेस आती हैं किसके थ्रू? ईमेल्स के थ्रू, और आपको मांगा जाता है पासवर्ड्स या फिर OTPs वगैरह मांगे जाते हैं, तो उसको फिशिंग कहा जाता है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, ए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस इज नोन एज। तो डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्वेरी कहते हैं। अब याद रखेंगे क्वेरी कहते हैं उसको। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमेन नेम। तो डोमेन नेम आपको पता है ये ईमेल में होता है अक्सर। ओके, डॉट के बाद जो भी होगा .org होगा, .com होगा, .gov होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि नॉट अ यूजर नेम। कौन सा? सॉरी, नॉट अ डोमेन नेम। तो डोमेन नेम कौन सा है? हमारे पास नहीं है। URL जो है वो ये नहीं है। ओके, URL एक अलग चीज़ होती है, इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 45 हमारे पास है, PDF वॉज डेवलप्ड बाय। तो PDF किसके द्वारा डेवलप की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, चार्ल्स गेस्के। चार्ल्स गेस्के ने PDF डेवलप की एंड इन्होंने ही एडोब सिस्टम डेवलप किया था, एडोब सिस्टम। ओके, तो एडोब सिस्टम के द्वारा ही PDF यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 46 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। तो सर्च इंजन में से कौन सा नहीं है? तो गूगल है, अल्टा वेस्टा है, याहू है। तो जीमेल जो है ये आपका सर्च इंजन नहीं है, ये आपका मैसेजिंग के लिए होता है। आप ईमेल्स इसमें से भेज सकते हैं। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन MS पावर पॉइंट डैश इज यूज टू व्यू द स्लाइड शो। तो स्लाइड शो को देखने के लिए
हमें कौन सा प्रेस करना पड़ता है, कौन सा फंक्शनल की हमें प्रेस करना पड़ता है, तो F5 जो है ये आपका स्लाइड्स को व्यू करने के लिए प्रेस किया जाता है। ओके, अब जब भी F5 प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आता रहेगा। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 48 हमारे पास है, डैश इज अ टेम्परेरी स्टोरेज इन द कंप्यूटर, डैश इज अ टेम्परेरी स्टोरेज इन द कंप्यूटर मेमोरी दैट स्टोर्स द कट एंड कॉपीड डेटा। कट एंड कॉपीड डेटा जो है ये कहाँ पे स्टोर होता है, तो ये क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। ओके, क्लिप बोर्ड में ये स्टोर होता है, आप ये याद रखेंगे। क्लिप बोर्ड आपने देखा होगा बहुत हर जगह होता है कंप्यूटर में, तो वहाँ पे स्टोर होता है कट एंड कॉपीड डेटा। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि रोम जो है हमारे पास ये स्टैटिक मेमोरी है। ओके, तो आपको पता है ये प्राइमरी मेमोरी में आती है। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following virus affects the file allocation system of computers? तो फाइल एलोकेशन सिस्टम ऑफ कंप्यूटर्स को कौन सा वायरस अफेक्ट करता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी जो है फैट वायरस। ओके, फैट वायरस जो है ये फाइल एलोकेशन सिस्टम को करप्ट करता है, अफेक्ट करता है। एंड इसके साथ मैं आपको बताता हूँ रिट्रो वायरस जो है ना ये एंटी वायरस को क्या कर देता है, डिसेबल करता है, एंटी वायरस को ही डिसेबल कर देता है। ओके, आपके फ़ोन में जो भी एंटीवायरस होगा कंप्यूटर वगैरह में उसको ही डिसेबल कर देगा ये रिट्रो वायरस, तो बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर सी था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के लिए कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यहाँ पे है, मैं आपको बता दूँ SQL लेजर जो ये है एंड GNU कैश जो है ये भी है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी, यानी ये दोनों जो हैं ये किसके लिए हैं, ये हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं लेकिन अकाउंटिंग के लिए। ओके, एंड ये MySQL जो है ये ऑफिस के लिए, ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे ये हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज मॉक टेस्ट। ओके, जो कि हमने 3 सेक्शंस का किया है, जो कि 50 मार्क्स का था। एंड मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें बता दी हैं। एंड मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें एंड ये बाकी लोगों से भी शेयर करें, क्योंकि ये आपके सपोर्ट के बगैर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप फॉरवर्डिंग दिस to all your friends, relatives and whosoever who is preparing for any of the exam। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि इंस्पेक्टर पे मॉक टेस्ट लाऊंगा मैं इसी तरह से। SI सब इंस्पेक्टर यानी फाइनेंस के रिगार्डिंग भी आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे इसी तरह से। एंड पटवारी पे भी मॉक टेस्ट आएंगे आप। ओके, तो सारे एग्जाम्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें। एंड कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी परेशानी, कोई भी कुछ भी हो आप जस्ट कमेंट करें। कमेंट के साथ साथ आप यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। सो दिस इज़ द नंबर, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड आप ईमेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी पीपल्स अकेडमी नाम से एक पेज है, तो आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं एंड आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। एंड मैं आपको बता दूँ बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। बस आप बने रहें हमारे साथ इसी तरह से एंड सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बाकी लोगों से भी शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। एंड PDF की अगर मैं आपको बात करूं तो PDF आपको मिल जाएगी पीपल्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, जो कि लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। प्लीज कीप सपोर्टिंग दिस चैनल एंड कीप शेयरिंग दिस चैनल। Till then, goodbye, take care, and thank you so much for watching People's Academy. Have a nice day.